तो नमस्कार व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो डिस्कस करेंगे व्यूअर्स फर्स्ट एड एंड हेल्थ जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का ये क्वेश्चन पेपर है। बुकलेट मेरे को अवेलेबल हुई है और सितंबर 2022 में यह आपका जो बुकलेट थी ये उस समय पे हुआ था। जून 2022 लिखा है, जैसे इस बार भी आपका जून 2023 लिखा आएगा, लेकिन पेपर आपके 12 अगस्त से लेकर के 3 अक्टूबर तक चलेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स क्या करिएगा, सबसे पहले स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब करिएगा और उसके बाद आप लोग फर्स्ट एड एंड हेल्थ की प्लेलिस्ट देखिएगा। उसमें 250-300 एमसीक्यूज हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने करवा रखे हैं। और बीकॉम और बीएससी वाली जो बुकलेट है वो मैंने 15-20 दिन पहले ही अपलोड कर दी थी। ये बुकलेट अलग आती है और जो बीए वाली बुकलेट है ये मैं आज अपलोड कर रहा हूँ, है ना। आज तारीख है आपकी 3 अगस्त 2023। अब एक बात आपको ध्यान देनी है, वो ये कि सिलेबस आप सभी स्टूडेंट्स का सेम होता है, क्योंकि बीए के बच्चे सीसीएस यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए बीए का जो पेपर हुआ था वो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था और उसके बाद वाली शिफ्ट में बीएससी और बीकॉम का पेपर हुआ था। तो सिलेबस सेम है। सेम डे ये पेपर लास्ट ईयर भी हुआ था, इस बार भी ये पेपर सेम डे आपका होगा। बस बीए वालों का पेपर सुबह होगा आपका। इस बार भी 2023 में आपका आपकी शिफ्ट है शायद 11 से 2 और दूसरी शिफ्ट है आपकी 3 से 6। तो दोनों शिफ्ट में होगा। तो बीए वाले बच्चे बीएससी और बीकॉम वाली बुकलेट भी देखिएगा, उन दोनों को एक ही बुकलेट आती है बीएससी और बीकॉम वालों को। और जो बीएससी और बीकॉम वाले बच्चे हैं वो बीए की बुकलेट भी देखिएगा। तो इस तरीके से आपके पास 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है व्यूअर्स। और ये जो आंसर है ये मैंने लेट अपलोड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की रिवाइज आंसर की के हिसाब से, अगर इस बार भी कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो माफ़ी चाहूँगा। तो आप अपना क्वेश्चन का आंसर आपने पढ़ा हो तो उसको करेक्ट मानिएगा। ये सीसीएस यूनिवर्सिटी की रिवाइज आंसर की के अकॉर्डिंग है। तो बहुत जल्दी जो है मैं पूरे ये 100 क्वेश्चंस की आपको वीडियो बना दूंगा। तो आपके जो रिवीजन पर्पस से ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। अब आपको देखिए इसमें क्या क्या आपके क्वेश्चंस आए थे। पेपर थोड़ा सा टफ आया था, इतना आसान नहीं आया था, तो आप उसको जो जरूर पढ़ लीजिएगा। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, आर सीरीज मेरे को मिली थी कि निम्न में से कौन मानसिक विकार का कारण नहीं है। तो ऑप्शन बी बुरी आत्माएं। सेकंड, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा कैसे प्रदान करें। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति को पिछली जीवन शैली बदलने का सुझाव दें। थर्ड, निम्न में से कौन सा मानसिक विकार नहीं है। तो वो है एंजाइटी, चिंता, ठीक है। चलिए नंबर 4 है, मादक द्रव्यों के सेवन विकार, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं SUB, है ना, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। तो के मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। तो उन्हें सख्ती से कहें कि डॉक्टरों की सलाह का पालन करें। भ्रम और मति भ्रम इसके सामान्य लक्षण हैं मानसिक विकार के। अवसाद के लक्षण क्या हैं। तो कम आत्मसम्मान, एकाग्रता का अभाव और अनिद्रा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। फोबिया का संबंध है किससे है। देखिए, एक तो भीड़ भाड़ से होता है, कुछ लोगों को खुली जगह से होता है, कुछ लोगों को बंद जगह से होता है, कुछ लोगों को ऊंचाई इत्यादि का अतार्किक भय होता है ना। किसी चीज़ को मान लीजिए किसी से डर लगता है तो उसे हम फोबिया कह देते हैं। कोई ज़्यादा भीड़ में जाना पसंद नहीं कर सकते हैं, तो ये होते हैं। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य मानसिक चिकित्सा का संबंध है। तो वो है ऑप्शन ए, मानसिक स्वास्थ्य समस्या का सामना कर रहे लोगों की मदद करना। WHO, देखिए इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ध्यान रखिएगा। तो WHO ने मानसिक स्वास्थ्य को इस प्रकार परिभाषित किया। तो ऑप्शन ए, समग्र कल्याण की स्थिति को। भारत में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो वो है ऑप्शन सी,
मानसिक रूप से बीमार लोगों को पर्याप्त शारीरिक और भावनात्मक समर्थन नहीं मिलता है। ठीक है, ये देखिए डी ऑप्शन भी आया था इसमें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। कोमल उत्तकों में चोट लगने को सामान्यतः क्या कहा जाता है? उसे मरोड़ और मोच कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, लिगामेंट इंजरी का सामान्य रूप क्या है? ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मोच। ऑप्शन नंबर सी। मोच और खिंचाव की स्थिति में हमें क्या उपयोग करना चाहिए? तो आइस पैड या कोल्ड पैड का। तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए नंबर फर्स्ट भी है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और ऑप्शन ए बी परिधीय नर्वस प्रणाली, है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो दोनों ही होते हैं। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त दोनों। मस्तिष्क की 3 मुख्य संरचनाएं क्या है? तो ऑप्शन ए सेरेब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। ऑप्शन ए करेक्ट है। यदि कोई व्यक्ति चोट के बाद भ्रम, चक्कर आना, संतुलन की हानि, उल्टी के लक्षण दिखा रहा है और उसको उनिदापन बोलने और उनिदापन बोलने और चलने में कठिनाई बढ़ रही है, तो उसे किस प्रकार की चोट का संदेह है? तो वो होता है सिर पर चोट। ठीक है, हेड इंजरी उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में। 17 क्वेश्चन जो था वो कैंसिल कर दिया, यूनिवर्सिटी ने आंसर नहीं दिया, तो इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। किस प्रकार की जलन में केवल त्वचा की सबसे बाहरी परत शामिल होती है? वो होती है सतही जलन। अगर छोटे पैमाने पर भी बच्चे के साथ जलने की दुर्घटना हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन सी चिकित्सीय सलाह लें या अस्पताल जाएं। सदमे का संकेत क्या नहीं है? तो चौड़ी आंखें और खुला मुंह। ऑप्शन डी। क्रश सिंड्रोम बेहद गंभीर है और घातक हो सकता है। यह इतना घातक क्यों है? तो ऑप्शन सी देखिए इसका करेक्ट है कि कुचलने की चोट के दौरान क्षतिग्रस्त मांसपेशियों के ऊतकों में विषाक्त पदार्थ जमा हो जाएंगे और यदि संचलन में छोड़े गए तो गुर्दे की विफलता हो सकती है। चलिए 22 ऑप्शन, किसी भी हताहत या दुर्घटना के समय 3 मुख्य महत्वपूर्ण लक्षण क्या हैं? तो वो है ऑप्शन ए श्वास, नाड़ी और प्रतिक्रिया का स्तर। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। टिटनेस टीकाकरण आवश्यक है यदि, देखिए तीनों ऑप्शन इसमें शामिल होंगे। घाव गंदा है, ऑप्शन बी व्यक्ति को कभी भी प्रतिरक्षित नहीं किया गया है, और सी इंजेक्शन की संख्या या समय के बारे में व्यक्ति अनिश्चित है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त डी, है ना, सभी डी ऑप्शन करेक्ट है। कई बार सिर की चोट जैसे खोपड़ी का फ्रैक्चर किसके साथ जुड़ा हो सकता है? तो हो सकता है गर्दन यानी कि रीढ़ की चोट। कान से खून क्यों निकलता है? तो देखिए ईयर ड्रम फटने के कारण, कान के पास कोई विस्फोट हो सकता है या कान के संक्रमण के कारण। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। जिस व्यक्ति के कान में चोट लगी हो उसके साथ क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो आराम की स्थिति में छोड़ें। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, यदि सिर में चोट लगने के बाद कान और नाक से खून बह रहा हो तो रक्त हो सकता है, तो पतला और पानी वाला हो सकता है ना। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, अगर नाक से खून बह रहा हो तो हमें क्या करने से बचना चाहिए? तो व्यक्ति के सिर को तुरंत पीछे झुका दें।
ठीक है, क्योंकि पीछे झुकाएंगे तो ब्लड जो है वो क्या करने से बचना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक है कि व्यक्ति के सिर को तुरंत पीछे की ओर झुका दें। चलिए, मानव कंकाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो आप सब जानते ही होंगे। तो हमारे शरीर में जो है वो 206 हड्डियां पाई जाती हैं। मानव कंकाल की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी होती है? देखिए, वो होती है एक्चुअली जांघ की जो हड्डी होती है वो सबसे लंबी और मजबूत होती है ना, और इसको हम कहते हैं, अगर कभी हड्डी का नाम आ जाए तो इसको हम कहते हैं फीमर। ध्यान रखिएगा। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में किस प्रकार की पट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो जो प्लास्टिक की पट्टियाँ होती हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता। मरहम पट्टी के नियम के रूप में कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर बी कि मरहम पट्टी के लिए किसी भी प्रकार के कपड़े का उपयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट है। देखिए, क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता लग रहा होगा कि क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा हाई लेवल का है, तो इसलिए आपको इस पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी। सुरक्षात्मक आवरणों में व्यक्तिगत रूप से सीलबंद मरहम पट्टी क्या कहलाती है? तो उसे हम कहते हैं आपकी जीवाणु रहित मरहम पट्टी, है ना, और इंग्लिश में कहते हैं स्टेरिल ड्रेसिंग। मरहम पट्टी करते वक्त ध्यान रखना चाहिए किस चीज़ का? देखिए, तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं कि घायल व्यक्ति को बैठने या लेटने में मदद करें, मरहम पट्टी मजबूती से लगाएं, ज़्यादा कसकर नहीं, और सी की मरहम पट्टी बांधने के लिए रीफ नॉट्स का इस्तेमाल करें। तो डी करेक्ट है आपका, उपयुक्त सभी। रीठ नॉब का इस्तेमाल मरहम पट्टी के लिए क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि यह आरामदायक भी है और मजबूत भी। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। रिये सिंड्रोम के खतरे के कारण 16 वर्ष से कम उम्र में कौन सी दवा कभी नहीं दी जानी चाहिए? एस्पिरिन, है ना। जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर 16 वर्ष से कम एज के अगर बच्चे हैं तो उनको जो एस्पिरिन की दवाई है वो कभी भी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टैबलेट होती है, खून पतला करती है एस्पिरिन। यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लगी है तो किस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए? तो ये रोको, गिराओ और लपेटो, स्टॉप, ड्रॉप, रोल। ऑप्शन ए करेक्ट है। आग के शिकार व्यक्ति को लपेटने के लिए किस प्रकार के कपड़े का उपयोग किया जाना चाहिए? आग, कंबल या भारी कपड़ा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट है, आग अत्यधिक खतरनाक वातावरण क्यों बनाती है? देखिए, कम ऑक्सीजन के कारण उच्च CO2, है ना, और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो है आपका अन्य जहरीले धुएं का उत्पादन। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ध्यान रखिएगा। धुएं से भरे कमरे को पार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो फर्श के साथ रेंगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ जो है आग की लपटें थोड़ी सी देर में पहुंचती हैं। प्राथमिक चिकित्सा में AED का पूर्ण रूप क्या है? तो होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट है। जीवन खतरे की स्थिति के आकलन का सही क्रम क्या है? तो वो है एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, यानी वायुमार्ग, श्वास और परिसंचरण। ए ऑप्शन करेक्ट है। प्राथमिक उपचार में सिर से पैर की जांच के दौरान क्या करें? तो श्वास का भी आकलन करना चाहिए और शारीरिक जांच भी करनी चाहिए और आंखों की जांच भी करनी चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। छाती के संकुचन और बचाव श्वास के संयोजन को क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं CPR। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, CPR के अलावा
किस मशीन का उपयोग बिजली का झटका देने के लिए किया जा सकता है जो सामान्य दिल की धड़कन को बहाल कर सकता है? तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन बी, AED। ठीक है, AED, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार्डिक अरेस्ट की स्थिति कि आप कैसे पहचान करेंगे? तो तीनों ऑप्शन उसमें हमें ध्यान रखने पड़ेंगे कि हृदय का अचानक अप्रत्याशित नुकसान, सांस की हानि और सी बेहोशी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी। एक पूर्ण बचाव सांस में कितना समय लगना चाहिए? 1 सेकंड का समय। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बचाव श्वास या CPR के बाद छाती के संकुंचन का चक्र क्या है? तो वो है 30:2। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आप प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स को कैसे चिन्हित करेंगे? देखिए उसमें जो साइन होता है ना, ये प्लस का साइन बना होता है। आपने डॉक्टर्स भी देखे होंगे तो उनकी जो क्लिनिक होती है या जो कार होती है, स्कूटी, मोटरसाइकिल, व्हीकल पर जो है प्लस का साइन भी होता है। इट मीन्स कि वो डॉक्टर है। तो जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उस पर भी यही वाला साइन होता है, प्लस का, ध्यान रखिएगा। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स के लिए कौन सा कथन गलत है? किसी भी खाली बॉक्स का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही है। क्या गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान मासिक धर्म चक्र में कोई परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन ए, यह दब जाता है। फर्टिलाइजेशन के समय बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ऑप्शन ए, स्पर्माटोजोआन। ठीक है, थोड़ा अजीब सा वर्ड है, ध्यान रख लीजिएगा। ऑप्शन ए, यौवन को किसके द्वारा चिन्हित किया जाता है? तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं कि यौन ग्रंथियों में वृद्धि की गतिविधि की शुरुआत और सेकेंडरी यौन लक्षणों का विकास और प्रजनन अंगों में विकास। तो डी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी। यौवन के समय लड़कों में सामान्यतः क्या होता है? तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है कि वह दोस्तों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करने में रुचि दिखाता है ना। ऑप्शन सी करेक्ट है। PMS, ठीक है, पूर्व मासिक धर्म सिंड्रोम में किस प्रकार की भावनाएं सामान्य हैं? तो देखिए उसमें चिंता भी होती है, चिड़चिड़ापन या उदासी भी हो सकती है और अनिद्रा भी हो सकती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी। 56, सुप्रीम कोर्ट ने LGTB व्यक्तियों के पक्ष में भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को कब अपराध से मुक्त किया? तो 6 सितंबर 2018 को। याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। LGTB का पूर्ण रूप क्या है? देखिए वो है आपका लेस्बियन, गे, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर। ठीक है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा यौन संचारित रोग है ना, STD नहीं है? वो है आपका दस्त। ऑप्शन बी। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई NMHP का पूर्ण रूप लिखिए। तो उसे हम कहते हैं इंग्लिश में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम और हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा कार्य योजना में शामिल है? तो तीनों ही शामिल हैं। देखिए सैटेलाइट क्लिनिक भी शामिल है, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का पुनर्वास भी है, आत्महत्या रोकथाम सेवाएं भी हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी। दुर्घटना या चोट के मामले में आपके द्वारा की जाने वाली त्वरित कार्यवाही क्या होगी? सीधी सी बात है, फर्स्ट एड बॉक्स की जो होती है हम हेल्प भी लेते हैं या फर्स्ट एड देते हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा को, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है।
किसी भी दुर्घटना के समय प्राथमिक उपचारकर्ता को यह सुनिश्चित करना होता है क्या? एक तो खुद की सुरक्षा करनी होती है, उसका किसी भी क्रॉस संक्रमण का जोखिम है ना, और क्षेत्र की सुरक्षा भी करनी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। हाल ही में अखिल भारतीय आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर के रूप में कौन सा नंबर जो है वो लॉन्च किया गया है? ठीक है, जो भारतीय आपातकालीन जो है आपकी, देखिए ये आपका जो है ना 112 नंबर अक्सर आपने पुलिस की जीप में देखा होगा। भारतीय आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा 112। ठीक है, इसमें जो पुलिस होती है रोड पर भी होती है, अगर कहीं आपको कोई परेशानी होती है तो आप कॉल करिए, लगभग 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस जो है वो उस जगह पर पहुंच जाती है। भारत में आपदा प्रबंधन सेवाओं के लिए किस नंबर का उपयोग किया जाता है? 108 नंबर का। जब एक प्राथमिक उपचारकर्ता दुर्घटना का शिकार होता है या होती है तो उसे प्रयास करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति को हिलाएं या परेशान किए बिना उसका इलाज करें। तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। एक प्रभावी उपचारकर्ता बनने के लिए महत्वपूर्ण कदम क्या है? तो शांत रहना चाहिए और जोखिम से अवगत रहना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, शीघ्र उपचार देना चाहिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त सभी। प्राथमिक उपचारकर्ता को किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचाने में कौन से मुख्य उपकरण मदद कर सकते हैं? तो पॉकेट मास्क या फेस शील्ड, लेटेक्स मुक्त डिस्पोजेबल दस्ताने, और हाथ साफ करने के लिए अल्कोहल जेल। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्रॉस संक्रमण के संभावित कारण क्या हैं? तो दोनों ही हैं, ऑप्शन ए और बी की रक्त जनित विषाणुओं के कारण और बी रक्त संचारण के कारण। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। चिकित्सा में सीपीआर का पूरा नाम क्या है या पूर्ण रूप क्या है? तो उसे हम कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिस्किटेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हताहत के उपचार के बाद अपशिष्ट पदार्थों के निपटान का कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, कि इस्तेमाल की हुई सभी चीज़ों को एक साथ किसी भी नज़दीकी जगह पर रख दें। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका इसका आंसर है। धूम्रपान और धुएं से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो एक तो जो है दरवाज़ा बंद करना चाहिए और खिड़की को खोलना चाहिए। ठीक है, और दूसरा दरवाजे के सामने गीला गलीचा या कंबल लगाएं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त दोनों। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति की सांस लेने की दर कितनी होती है? यानी कि 12 से 16 श्वास प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में जो एक सामान्य वयस्क व्यक्ति होता है वो 12 से 16 बार सांस लेता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। शिशुओं और छोटे बच्चों की सांस की दर क्या होती है? 20 से 30 श्वास प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 20 से 30 बार जो है वो सांस जो छोटे बच्चे होते हैं या शिशु होते हैं तो वो लेते हैं सांस। एक वयस्क के सामान्य नाड़ी की दर क्या होती है? तो वो होती है 60 से 80 बीट्स पर मिनट। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। शरीर का औसत तापमान कितना होता है? तो ये कई बारी क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो है 98.6 दे रखा है। देखिए ये जो आंसर है थोड़ा सा मेरे को डाउट है इसके बारे में। ये एक्चुअली 94.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। तो ये यूनिवर्सिटी ने दिया है आंसर। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी दिया है यूनिवर्सिटी ने इसमें, जबकि रिवाइज आंसर की है। क्वेश्चन नंबर 76 है,
फेफड़ों के किस भाग में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, एलिवियोली। ठीक है, एलिवियोली, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। फेफड़ों का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? वह है रक्त का ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी। अवरुद्ध वायु मार्ग से आप क्या समझते हैं? तो तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं कि पेशीय नियंत्रण खो जाने के परिणाम स्वरूप, और बी जुबान के पलट जाने के कारण, और सी श्वास में आवाज़ हो सकती है या रुक जाती है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, उपयुक्त सभी। सीपीआर शुरू करने के लिए एक मुख्य शर्त नहीं है, तो वो है धीरे बोलना, है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाइपोक्सिया किस कारण से होती है? तो जो है घुटन के कारण भी हो सकती है, फेफड़ों का बंद होना भी हो सकता है, और बिगड़ा हुआ जो मस्तिष्क कार्य है उसके कारण। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। एक वयस्क की न्यूनतम जलने की सीमा क्या है जो जीवन के लिए खतरा हो सकती है? 20%। हाइपोथर्मिया एक ऐसी स्थिति है जब शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे चला जाता है। इसके क्या कारण है? देखिए, वो ठंड के संपर्क में अगर आ जाता है, वायु शीतलक प्रभाव के कारण, और ठंडे पानी में विसर्जन के कारण। तो डी करेक्ट है इसका, उपयुक्त सभी। कई मामलों में हाइपोथर्मिया एक और ठंड की स्थिति के साथ हो सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं शीत दंश, ऑप्शन नंबर सी, है ना। और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं फ्रॉस्ट बाइट, ध्यान रखिएगा। यदि किसी बच्चे ने अपनी नाक में कोई छोटी सी वस्तु धकेल दी हो, तो आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसा होता है, छोटे बच्चे नाक में कुछ घुसा लेते हैं या कान में कुछ घुसा लेते हैं खेल खेल में, कभी चौक या कोई टॉफ़ी छोटी सी। तो उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो क्या करना चाहिए? तो एक तो उसे सबसे पहले चिकित्सीय सहायता प्राप्त होनी चाहिए, और उसे केवल मुंह से सांस लेने के लिए कहें। उसे सलाह दें कि वह अपनी नाक के अंदर ना खोदे और ना ही निकालने की कोशिश करे। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। जानवर के काटने के बाद क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो जैसे टिटनस टीकाकरण कर लेना चाहिए, रेबीज़ इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। जैसे कुत्ता काट लेता है तो रेबीज़ का इंजेक्शन लगभग 5 या 7 लगते हैं, और HIV या एड्स वायरस के संचरण का कम जोखिम, है ना। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। यदि कोई डंक मार दे तो उपचार का कौन सा तरीका सही नहीं है? तो ऑप्शन बी। यदि स्टिंग दिखाई दे तो इसे क्रेडिट कार्ड के किनारे से खुरचने का प्रयास करें। देखिए, क्या नहीं पूछा है उसने, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। यदि सांप किसी के पैर में काटे तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीनों ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल सही है कि एक तो उसे सलाह दे कि जहर को फैलने से रोकने के लिए अपने अंग को ना हिलाएं, है ना, और चिकित्सीय सहायता लें। दूसरा, हताहत को पूरे समय स्थिर रखें, और पट्टी को जितना संभव हो सके अंग तक बढ़ाने के लिए शीर्ष पर एक दबाव पट्टी लागू करें। तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, उपयुक्त सभी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप किसी स्थिति में किसी की हताहत को ठंडी गीली चादर में लपेटेंगे तो कब लेटेंगे? या आप किसी भी स्थिति में किसी हताहत को ठंडी गीली चादर में लपेटेंगे कब? लू लगना, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मासिक धर्म चक्र की आदर्श आवधिकता का अंतराल क्या है? तो वह है आपका 28 दिन। ठीक है, चलिए। आपातकालीन प्रसव के समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं।
सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करें, उसके बाद बच्चे को जन्म देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और सी शांत रहें और संकुचन के दौरान उसे गहरी सांस लेने के लिए प्रोत्साहित करें। तो डी ऑप्शन करेक्ट है ना, उपयुक्त सभी। दम घुटने के क्या कारण होते हैं? तो वो हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर ए, गर्दन पर बाहरी दबाव, ऑप्शन ए। हाइपोक्सिया में क्या नहीं होता है? मांसपेशियों में दर्द नहीं होता है। धुआं आग से बड़ा हत्यारा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि धुएं में जो ऑक्सीजन है वो कम होती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए जो धुआं है वो आग से ज़्यादा बड़ा हथियारा माना जाता है ना, क्योंकि धुएं में ऑक्सीजन कम होती है। किसी तरल पदार्थ में डूबने या डूबने के परिणाम स्वरूप होने वाली जो श्वास हानि है उसको क्या कहा जाता है ना, डूबता हुआ, ड्रोइंग। एक सामान्य मनुष्य की पसली में कितनी पसलियां होती हैं, है ना, जोड़े की बात कर रहा है। तो देखिए 12 जोड़े होते हैं, 24 आ जाए अगर तो जोड़े शब्द ना हो तो 24 लिखिएगा, वैसे 12 जोड़े होते हैं। तो एक सामान्य मनुष्य की पसली में 12 जोड़े पसलियां होती हैं। कौन सा अंग पसली से ढका नहीं होता है? तो वो होता है आपका ऑप्शन सी, गुर्दा। कौन सी वाहिकाएं रक्त परिसंचरण में भाग लेती हैं? तो धमनी, नसें और कोशिकाएं, डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। सदमे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सदमा उदासी के कारण होता है, आपसे नहीं पूछा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि सदमा उदासी के कारण होता है। और आपका जो है 99 क्वेश्चन है कि जब कोई अंग जो शरीर से आंशिक रूप से या पूरी तरह से कट गया हो तो कहलाता है, उसे कहते हैं हम विच्छेदन, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि विच्छेदन के समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो कटे हुए हिस्से को ना धोएं, कटे हुए हिस्से को पैक करते समय कुचली हुई बर्फ़ को छूने ना दें, और हताहत को खाने या पीने की अनुमति ना दें, क्योंकि एक संवेदनहार की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी, ठीक है व्यूअर्स। देखिए लगभग 33 मिनट की वीडियो बनने जा रही है। मैंने बहुत स्लो तरीके से समझाया है। क्वेश्चन पेपर फर्स्ट टाइम था तो टफ था, तो आप BA BSc का भी जो है पेपर पढ़ लीजिएगा, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। और अब जो आपका सितंबर में पेपर होना है 2023 में CSAT यूनिवर्सिटी मेरठ का या और किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी का, तो आप स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है व्यूअर्स। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी अपना BA सेकेंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा, आपको उसमें आपके प्रीवियस ईयर अनसोल्ड पेपर मिल जाएंगे, आपको काफ़ी हेल्प होगी। लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, अपने अपने कॉलेज के, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। बेस्ट ऑफ लक।